तो बेटा फर्स्ट यूनिट हो गई थी हमारी। अब हम करते हैं सेकंड यूनिट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटे पहले आपको प्रिंसिपल्स ही पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। हमने अगर थोड़ा लास्ट ईयर चले हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एक एक्रूल बेस कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इन सारे क्या थे, प्रिंसिपल्स थे जो हमें एक अकाउंटेंट को ये बताते हैं कि मनी में हर चीज़ को मनी में मेजर करना है। समझा आ रही है मेरी बात? तो प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गाइडेंस देते हैं एक तरीके से हमें। ठीक है, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, कौन सी चीज़ खर्चों में जाएगी कौन सी चीज़ें इनकम में जाएगी। कौन एक्रूल बेस कॉन्सेप्ट है कि हम 1 ईयर का सारा डाटा रखेंगे, ये एक्रूल बेस। ऐसे ही प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के भी अलग से प्रिंसिपल्स हैं। जीआर टेरी है, अलग अलग बहुत सारे राइटरों के बेटे मैनेज की उठाई है। प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल यानी कि आधारभूत स्टेटमेंट है या ट्रूथ सत्य है जो प्रोवाइड है गाइड करता है टू द थॉट और एक्शन। थॉट का मतलब देखो पहले हमने क्या किया था मैं प्रिंसिपल उसमें मैनेजमेंट में थोड़ा सा जो भी आप सोचते हो, जो भी आपकी क्रियाएं हैं, जो भी आपके मन में है और जो आप कार्य करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको गाइड की जरूरत होती है। वो गाइड ही कौन प्रोवाइड करते हैं आपको? प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये बने कैसे, थोड़ा सा इसमें देखो। बिजनेस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, एक्टिविटी भी बढ़ती गई, थोड़े छोटे लेवल पे थी बड़े लेवल पे होती गई, फिर और बड़े। कोई भी चीज़ बेटे अगर छोटे लेवल पे है और बड़ी होती जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा क्रिएट होती जाएगी। छोटी है तो कम समस्या आएंगी, बड़ी है तो और ज़्यादा समस्या आएंगी। समस्या आएंगी तो हमें ये लगेगा कि अभी इस समस्या का सोल्यूशन क्या है। फिर जैसे हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, ढूंढते ढूंढते हमें वो कभी ना कभी उसका सोल्यूशन मिल जाता है। फिर हम उसका एक मतलब कि सोल्यूशन निकलने के बाद फिर हम इस चीज़ को वेरीफाई कर देते हैं, भाई अगर ये समस्या आती है ना तो ये सोल्यूशन है, तो हम उसी को प्रिंसिपल्स बना देते हैं। कि जैसे हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्ट, इसका मतलब कि बने कैसे हैं, इनका उद्गम कैसे हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। कुछ कहीं पे एक्सपेरिमेंट हुआ है कि स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया गया, और कहीं पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही प्रिंसिपल बन गए। इसके एग्जांपल भी आएंगे या एनालिसिस के द्वारा। समस्याएं आई और वो समस्याएं क्या आई बार बार, उनके फिर क्या ढूंढे गए, उनके कारण की समस्या आने का मेन कारण क्या है, उनका समाधान निकाला गया, सोल्यूशन किया गया। और जो सोल्यूशन निकल गया ना भाई इस बात का ये सोल्यूशन है, तो इस समस्या का ये प्रिंसिपल, तो बाद में इन्हीं को क्या बना दिया गया उसका प्रिंसिपल। जैसे बेटे डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, काम को एक तो होता है कि 4 चेयर बनानी है, 4 व्यक्ति हैं, सबको एक एक चेयर दे दें। तो बेटे क्या अब कोई उस पर पॉलिश अच्छी करना जानता हो चारों में से, एक उसकी फिट अच्छे से बनाना चाहते हैं, उसकी सीट एक बैक, तो थे वो चारों अलग अलग स्पेशलिस्ट, लेकिन चारों को चेयर दे दी। लेकिन जो पॉलिश करने वाला है वो अच्छे से उसकी कटाई नहीं कर पाएगा, उसकी बैक नहीं बना, जिसको पॉलिश करने वाला बैक नहीं बना पाएगा, फिट नहीं बना पाएगा, तो चारों चेयर ही खराब हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ एक काम में ही स्पेशलिस्ट है। तो कैसे बना ये, जब एनालिसिस हुआ, ऑब्जर्वेशन हुई, डिवीजन ऑफ वर्क किया गया, कार्य बांट दिए गए, और उन कार्यों को जो जैसा काम जानता है उसको वैसा ही काम दिया गया, स्पेशलिटी के आधार पे कार्यों को बांट दिया गया। तो एक डिवीजन ऑफ वर्क एक नया प्रिंसिपल बन गया। दूसरा है बेटे एक्सपेरिमेंट के आधार पर बना, कि एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रयोग किए गए। ये एम का मतलब यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ सबऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ पे देखो 3 काम करने वाले हैं, ऊपर से ही एक ही जगह से जो भी आदेश मिल रहे हैं एक ही जगह से मिल रहे हैं, और यहाँ से 3 हैं तो ऊपर 2। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, ये सोचेगा मैं इसकी मानूं या इसकी मानूं, ये सोचेगा मैं इसकी मानूं, वही यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, इसको यहाँ पजलिंग नहीं रहेगा। तो इससे एक नया प्रिंसिपल बन गया जब एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या बन गया, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। अगर मैं नीचे सबऑर्डिनेट को ऊपर से आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति होता है,
तो उसको बेटे पजलिंग नहीं होता, वो कंफ्यूज नहीं होता, काम को अच्छे से करता है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अब बेटे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स के बारे में। हम पढ़ चुके हैं कि वो कैसे बने, थोड़ा सा छोटे लेवल पे बताया था कि कैसे क्रिएटिव बने कैसे। अब हम उसके पढ़ते हैं नेचर ध्यान रखना। नेचर में हम पढ़ेंगे कि ये दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है। प्रिंसिपल्स पहले क्या आ गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। चाहे ये नियम आप कहीं भी चले जाओ बेटे, चाहे बिजनेस हो, चाहे मतलब कि हर बिजनेस में, सॉरी बिजनेस नॉन बिजनेस, हर मैनेजमेंट में, बिजनेस में हो चाहे सॉरी नॉन बिजनेस, वही आ जाएगी, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, मैनेजमेंट के रूल ये यूनिवर्सल है। ये क्या है बेटे, यूनिवर्सल, हर जगह लागू होते हैं। जनरल गाइडलाइंस, हमने अभी मैनेजमेंट को एज ए साइंस पढ़ा था, और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो नियम होते हैं बेटे वो चेंज नहीं होते, वो ऐसे कैसे ही रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस होते हैं, प्रिंसिपल्स। ये फिजिक्स केमिस्ट्री की भांति क्या नहीं है, कठोर नहीं है। ये क्या नहीं है, कठोर नहीं है। जैसे साइंस, एज ए साइंस तो हमने प्रूव कर लिया था मैनेजमेंट को, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स हैं उसकी साइंस की तरह उतने कठोर नहीं है जितनी साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री के में होता है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्म होता है बनना, किससे बने, अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट। तो वही है, ये ऐसे नहीं बने बेटे, ये जो है प्रैक्टिस से, बहुत लंबी प्रैक्टिस हुई है, एनालिसिस हुआ है, ऑब्जर्वेशन हुई है, और उसके बाद क्या हुए हैं, एक्सपेरिमेंट, अलग अलग उससे। अब आ गया फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये भी होता है बेटे, ये नहीं है कि एक बार बन गया तो बन गया, उसमें हम कोई लकीर के फकीर नहीं होते। लकीर का फकीर होता है जो बोल दिया वैसा, सिचुएशन के अनुसार होता है। नए अगर कोई, ये नहीं है बेटे हम पुराने ही सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलते रहें, सिचुएशन आने पर क्या पता नया सिद्धांत कोई नया और बन जाए, तो नए सिद्धांत आते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर। मेनली बिहेवियरल, बिहेवियर का मतलब यहाँ ये होता है कि किससे रिलेटेड होते हैं, मैन से, और मैन तो किसके अकॉर्डिंग काम करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसी सिचुएशन, वो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। मानवीय व्यवहार से संबंधित है। हमने डिवीजन ऑफ वर्क करा था, ऐसा भी हो सकता है बेटे हम तो ये सोच लें कि डिवीजन ऑफ वर्क एक स्पेशल व्यक्ति को एक काम देने से एफिशिएंसी आती है, कुशलता आती है, लेकिन क्या पता बेटे वो काम से ना उब जाए। उब का मतलब होता है बार बार तंग हो जाता है कि काम करता रहे, क्योंकि वो बिहेवियरल है, तो उसका बिहेव क्या पता एक व्यक्ति के अलग बिहेव होता है, अलग, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है। ऐसी सिचुएशन आ जाए वो उससे ना तंग हो जाए, तो इसलिए इसको नेचर में क्या होता है, मैन के बिहेवियर से होता है रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट वही बात होता है, काम मैंने बताया था, बॉल फेंकना, उसका रिजल्ट क्या आएगा नीचे। काम बांटेंगे, इससे क्या आएगी, एफिशिएंसी, कुशलता आती है। काम में क्या आती है, कुशलता। यहाँ पे काम को बांटना कोज है, कुशलता क्यों आई है, उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने काम को क्या कर दिया, डिवीजन, अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने बांट दिया था। और जो एफिशिएंसी बढ़ती है इससे, वो क्या है, उसका परिणाम है। नेक्स्ट क्या गया, कंटीजेंट। वैसे 2-3 पॉइंट इसके मैच करेंगे, थोड़ा सा कठोर नहीं है, कठोर यहाँ पे परिवर्तन जरूरी है। तो देखो ये नए नए सिद्धांत आएंगे तो परिवर्तन होते रहते हैं। कंटीजेंट होता है जो चीज़ अनिश्चित होती है, यानी कि ये नहीं है कि एक बार निश्चित कर दी तो यही रहेगी कोई इसके अंदर कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, परिवर्तन इसमें लगातार होते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे नेचर थे। आगे हम इसके बाद इसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू। तो बेटे अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बताया था जब मैनेजमेंट की मैंने इम्पोर्टेंस बताई थी, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आएगा, सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी। जब मैंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताया था, मैंने बताया था कि
कि अगर आप मैनेजमेंट के सारे एडवांटेज याद कर लो कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से मेरे लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगी वो उतनी ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगी, इम्पोर्टेंस। तो अब मैं इसके बेनिफिट बताऊंगा, प्रिंसिपल्स के एडवांटेज बताऊंगा आपको, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। ध्यान रखना वही आपके उतनी ज़्यादा उसके आपके लिए क्या हो जाएगी, वो इम्पोर्टेंट। जो जितनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहले क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। इंसाइट होता है बेटे ज्ञान, क्योंकि मैनेजर को गाइडेंस देती है किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, स्पेशल सिचुएशन में क्या करें क्या ना करें, क्या सारी प्रिंसिपल्स ही बताते हैं मैनेजर को, यानी कि उनको क्या प्रोवाइड क्या मिल जाता है, ज्ञान। ठीक है। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटे अगर मशीन वाले को कंप्यूटर चलाने के लिए दे दिया, कंप्यूटर वाले को काम तो बांट दिया हमने, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग। प्रोडक्शन वाले को सेलिंग में डाल दिया, सेलिंग वाले को मार्केटिंग में, और मार्केटिंग वाले को परचेज में। तो ना प्रोडक्शन ढंग से हो पाएगा, ना सेलिंग, ना मार्केटिंग। तो काम को बांटो, प्लस उसको स्पेशल पर्सन को दो जो उस काम की क्या रखता हो, नॉलेज। तो इससे हर रिसोर्स का अच्छे ढंग से क्या हो पाता है, यूज़। मशीन भी अच्छे से चलेगी, मैन्युफैक्चर भी अच्छे से होगा, मनी भी वेस्ट नहीं जाएगी, कंप्यूटर भी अच्छे से चलेगा, किसी भी चीज़ का हर चीज़ का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। साइंटिफिक डिसीजन, वैज्ञानिक निर्णय। ये मैंने पहले क्या होता था, ट्रायल एंड एरर। पहले वो होता था कि पहले काम कीजिए, गलती होगी फिर हम पता चल जाएगा कि ये गलती हम फिर नहीं करेंगे। लेकिन अब साइंटिफिक डिसीजन होने लग गए बेटे, प्रिंसिपल्स आने लग गए। पहले काम करते थे, फिर एरर आता था, फिर उसमें सुधार किया जाता था। अब सुधार गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रखते, साइंटिफिक हो गए हम थोड़ा। तो प्रिंसिपल ही ये साइंटिफिक बनाता है हमें। पहले ही वर्करों को क्या दे दी जाती है, ट्रेनिंग। अगर वो पहले ही ट्रेनिंग दी जाएगी तो बाद में फिर वो गलती नहीं करेंगे जब काम करना पड़ेगा। पहले काम करते थे, गलती होती थी, अब पहले ही ट्रेनिंग, फिर वो गलती नहीं होगी। इसमें एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी है एक एग्जाम्पल। अगर बेटे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम के साथ, और अथॉरिटी होती है पावर। अगर मैंने कोई क्लास टीचर है, अगर उसको काम तो दे दिया, कोई सब्जेक्ट वगैरह तो दे दिया पढ़ाने के लिए, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं देगी, आप ना तो किसी बच्चे को डांटोगे, ना किसी को फेल करोगे, ना आप फेल कर सकते, कुछ भी ऐसी सिचुएशन, ऐसे कंडीशन वो कर दे, तो यानी कि उसको पावर ही नहीं दी, कुछ ना मार सकते आप, ना डांट सकते। तो बेटे इससे ना बेटे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आएगी, वो अपने ऊपर जवाबदेही भी नहीं लेगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी होती है, अगर पूरे उसको पावर दे दी जाती है काम के साथ, तो वो कोई भी निर्णय, साइंटिफिक डिसीजन अच्छे ढंग से ले सकता है, ले पाता है। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। अगर कोई इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो मैं मैनेजमेंट को कहाँ से पता चलता है बेटे, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही। अगर दो, इसका एक यहाँ से भी एक प्रिंसिपल्स काम आएगा। अगर कोई यहाँ पे होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर दो काम करने वाले, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, एक कंपनी जैसे एक सैमसंग है बेटे, सैमसंग मान लो फ़ोन भी बनाती है, और एक सैमसंग बनाती है मान लो वॉशिंग मशीन, सैमसंग के दो है, तो वन हेड वन प्लान। अगर एक व्यक्ति पर एक ऑब्जेक्टिव उनका क्या है, मशीन बनाना, एक ऑब्जेक्टिव क्या है, मोबाइल बनाना, एक हेड होना चाहिए एक प्लान के ऊपर। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट में हर सिचुएशन में क्या काम, फिर हम काम कर पाते हैं। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऊपर एक जिम्मेवारी भी होती है कि कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी की जाए प्रिंसिपल्स में। एक फेयर रेम्युनरेशन देने से किसको, एम्प्लॉयज़ को। तो जो एम्प्लॉयज़ के प्रति अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको जो वेतन वगैरह है वो फेयर मिले, अच्छा मिले, तो वो जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी हो जाती है। ये भी एक क्या है बेटे, एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारी होती है कि सबको उचित वेतन देना उचित होता है बेटे, तो वो भी हमारी पूरी हो जाती है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो बेटे जैसे जैसे मैनेजर काम करते गए, प्रैक्टिस करते गए, थ्योरेटिकल करते गए, तो बेटे रिसर्च भी होती गई, रिसर्चरों को भी क्या मिलती गई, क्योंकि प्रिंसिपल अच्छे थे
उनको भी प्रेरणा मिलती है कुछ नया करने की। मैनेजमेंट को भी जब उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज मिली तो बेटे वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने लग गए, एजुकेशनल शिक्षा भी देने लगे, मतलब कि एक तरीके से वो ट्रेंड भी हो जाते हैं, एजुकेशनल नॉलेज भी उनको मिल जाती है हर एक चीज़, क्योंकि वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल काम सारा कर चुके होते हैं। थैंक यू। तो बेटे इम्पोर्टेंस करने के बाद अब हम पढ़ते हैं इनके सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। हेनरी फोर्ड ने इनके सिद्धांत दिए बेटे, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इनकी बुक आई थी, और इनके अंदर ये 14 सिद्धांत थे। पहले ध्यान रखना उन्होंने 2 बातों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। 2 बातें, अगर सिद्धांत बनाओ तो इन 2 बातों पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि जो भी सिद्धांत बनाओ, पहली बात ये बन लिखा है तो पहली बात में क्या बोला उसने कि लिस्ट ज़्यादा बड़ी ना हो। सिद्धांत बनाओ तो उनकी लिस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, सुझावात्मक होने चाहिए, जो आपको सुझाव देते हो। प्रिंसिपल्स ऐसे हों जो ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में काम आए, उनकी लगभग, ये नहीं कि हर सिचुएशन में तो कोई भी प्रिंसिपल नहीं काम आ सकते बेटे, कि लगभग हर सिचुएशन में काम आए ऐसे होना चाहिए। पहली बात तो ये बोली। दूसरी उन्होंने बोली कि ये स्ट्रिक्ट कठोर नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कि ताकि समय के अनुसार का उनमें क्या किया जा सके, परिवर्तन। तो मैं आज 3 सिद्धांत करवाता हूँ। पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला कौन सा आ गया, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क होता है कि काम को बांट देना। इसमें काम को बांट करने का मतलब ये होता है बेटे कि मान के चलो काम करने वाले 5 व्यक्ति हैं और 100 फर्नीचर बनाने हमने, तो एक तो ये बात होती है कि ABCDE 5 व्यक्ति हैं कि सबको 20-20 फर्नीचर दे दिए बनाने के लिए। तो बेटे जैसे अब कि एक ही कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट मेरे को ही दे दिए जाएं, तो मैं तो अकाउंट बिजनेस जानता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि बेटे, तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, काम बांटो और वो काम किसको दे दो, स्पेशलिस्ट व्यक्ति को। तो इससे ना बेटे कुशलता आती है, काम में क्या आती है, कुशलता। एक काम एक ही व्यक्ति को, स्पेशल व्यक्ति को देने से, बार बार देने से वही काम करता रहेगा, तो उसका स्पेशलिस्ट आ जाता है। और उन्होंने ये बात भी बोली है इसमें कि ये सिर्फ ये लो लेवल पे तक ही नहीं है कि नीचे उनको ये मैनेजर पे भी जाती है, उनको एक ही डिपार्टमेंट का बार बार काम देने से उसमें वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। इससे बढ़िया क्या है डिवीजन ऑफ वर्क में कि ABCDE है, एक को लेग्स दे दो, क्योंकि क्या वो लेग्स बनाने में क्या है, स्पेशलिस्ट है, उसको टॉप बोर्ड दे दो, एक को सेंटर दे दो, एक वो सबको असेंबलिंग करेगा, और एक लास्ट में वो क्या होगी, पॉलिश। डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल ऐसा है कि काम को इस ढंग से बांटो, डिवीजन ऑफ वर्क किसके आधार पर, स्पेशलिटी के आधार पर, ताकि काम में क्या आती है, एफिशिएंसी, कुशलता आती है। एक होती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखना, अथॉरिटी होता है काम, अथॉरिटी क्या होता है, काम। अगर मेरे को कोई काम दे, लेकिन उसकी अभी मैंने लास्ट वीडियो में, अभी मैंने इससे पहले जब इम्पोर्टेंस करवाई थी तब मैंने करवाया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर काम के साथ किसी को पावर ना मिले ना बेटे, तो वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, कोई भी क्या नहीं ले पाता, डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन करा था हमने, और ना ही वो कल को आपको किसी अकाउंटेबिलिटी देगा, जो आप देखिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया था, अगर बच्चे को ना डांटने का को बोलते हैं ऊपर से प्रिंसिपल की, ना तो डांटना है ना मारना है, ठीक है ना, और सबको पास कर देना, कुछ नहीं कहना उनको क्लास में, चाहे वो काम करे तो ना करे, तो कल को रिजल्ट आएगा, देखो मेरे को काम तो दे दिया लेकिन पावर नहीं दी, कि किसी बच्चे को आप कुछ नहीं कह सकते, मेरे को पावर ही नहीं है कि वो चाहे काम करे ना करे, तो कल को रिजल्ट अगर मान लो बेकार आया क्योंकि कोई पावर ही नहीं मिली थी, तो बेटे मैं जवाबदेही भी नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को काम का मिला था, मेरे को पावर नहीं मिली थी। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ, जवाबदेही कब बनती है, जब आपको काम मिले और काम के साथ क्या मिले बेटे, पूरी पावर मिले। ठीक है, पावर मिलना जरूरी होता है, तभी क्या होती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी बिना पावर के। ठीक है, ये होती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब होता है डिसिप्लिन में क्या होता है, इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं थोड़ा स्पेस कम था मैंने। एक होती है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, एक क्या होता है बेटे अधिकार के प्रति श्रद्धा, ये क्या होता है इसमें नियम पालन। 3 चीजें हैं इसके अंदर। इसके आज्ञाकारिता में समझो
इसमें क्या होता है बेटे, हर कर्मचारी को अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए, जितनी उसके अंदर एबिलिटी है। कामचोर नहीं होना चाहिए, उसको अपनी पूरी क्षमता का यूज करना चाहिए। तो डिसिप्लिन में आता है ये भी। डिसिप्लिन में 3 चीज़ें शामिल होती है। दूसरी क्या होती है, अधिकार के प्रति श्रद्धा, यानी कि जो भी आपको अगर पावर दी गई है, वही अधिकार का मतलब अथॉरिटी। कोई भी अगर आपको अथॉरिटी या पावर दी गई है उसमें आपकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको किसी मैनेजर को, सेल मैनेजर को क्रेडिट सेल करने की पूरी पावर दे दे कि आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वह सिर्फ अपने ही बंदों को, अपने सगे संबंधी, मित्र, परिवार के मेंबरों को ही उधार दे रहा है, किसी और को नहीं दे रहा, तो ये ठीक नहीं है। तो ये डिसिप्लिन में नहीं आता। तो डिसिप्लिन होना चाहिए और जो भी नियम है उनका क्या करना चाहिए, पालन, जो भी बने हुए हैं। तो हम नेक्स्ट इससे आगे पढ़ेंगे इनके जो सिद्धांत बच गए। थैंक यू बेटे। 3 सिद्धांत हमने कर लिए थे। अब हम 4th और 5th पे चलते हैं। मैंने पहले 3 करवाए थे, 2 इसलिए करवा दिए थे, ज़्यादातर इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। एक होता है यूनिटी ऑफ कमांड, एक होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड का मतलब यहाँ बेटे ऑर्डर होता है, ऑर्डर मिलना। देखो ये चीज मिलना है और ये देना है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऑर्डर मिलने की बात है और वहां निर्देश देने की बात है, लेने की बात है, देने की बात करेंगे हम। करवाया भी था मैंने, एमसी मैनेजर है, एसए सबॉर्डिनेट है। यहाँ पे क्या है कि 3 सबॉर्डिनेट को 2 मैनेजर से आदेश मिल रहे हैं। वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कि जैसे इससे मान लेते हैं कि मैं इसकी मानूं या इसकी मानूं, दोनों के लिए कंफ्यूजन पैदा करेगा, पजल हो जाएंगे वो। लेकिन अगर एक से मिले कोई दिक्कत नहीं, और इससे ना बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाती है कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा। हर एम्प्लॉइज ये मान के चलो अगर इसने काम नहीं किया, एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दैट मैनेजर अलोन, उसे अकेले के लिए ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। यहाँ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं हो पाएगी कि वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों में से ठीक है। इसके बारे में बता के इसके बारे में बता दे, फिर हम थोड़ा इसके डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर वो होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है निर्देश, जैसे एक निर्देश देने वाला भी होता है, मूवी के अंदर भी होता है बेटे निर्देशक, जो आपको बोलता है किस ढंग से सारी चीजें करनी है, आपको डायलॉग कैसे बोलने हैं, हर चीज वो निर्देश देता है। यहाँ निर्देश में ध्यान रखना कौन आता है, निर्देश जब मैंने बताया था फंक्शंस में, निर्देशन में आता है सुपरवाइजर। कौन आता है, सुपरवाइजर की बात होगी। यहाँ होता है, मान के ये तब ज्यादा होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ती है जब कोई कंपनी की ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव, जैसे सैमसंग मान लो एक मोबाइल बना रही है सैमसंग कंपनी, और एक क्या बना रही है, सैमसंग कंपनी मोबाइल भी बना रही है और क्या बना रही है, वॉशिंग मशीन। तो बेटे दोनों की मार्केट अलग अलग, क्योंकि मोबाइल अलग और वॉशिंग मशीन अलग, दोनों की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होगी, उसकी प्रॉब्लम अलग, उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, अलग। तो इसीलिए दोनों के हेड भी क्या होने चाहिए, अलग अलग। इसलिए बनता है कि 1 प्लान 1 हेड, 1 प्लान 1 हेड, कि अलग अलग प्लान के लिए अलग अलग क्या होना चाहिए, हेड। थोड़ा सा भी दोनों में हल्का सा डिफरेंस ले लेते हैं। कह रहे हैं कि एवरी एम्प्लॉइज शुड गेट ऑर्डर ओनली फ्रॉम 1 मैनेजर एट ए टाइम। एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे एक ही मैनेजर से क्या मिलना चाहिए, ऑर्डर। अब ये क्या बोलता है, ऑल एक्टिविटी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव, जितनी भी एक्टिविटी है जिनका ऑब्जेक्टिव सिमिलर है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, शुड बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ, वही बात आ गई सुपरविजन। डायरेक्शन तो यहाँ सुपरवाइजर की बात करेगा वो, एट ए 1 पर्सन, एक पर्सन होना चाहिए एक उद्देश्य के लिए। यहाँ पे क्या, एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दैट मैनेजर अलोन। तो वो एम्प्लॉयज उसी अकेले मैनेजर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल। अरे यहाँ पे 1 हेड क्या होता है, 1 प्लान, एक प्लान के लिए 1 हेड। दूसरा क्या आ गया, ड्यूल सबॉर्डिनेशन को रोकना। ड्यूल सबॉर्डिनेशन होती है बेटे, यानी कि जब एक एम्प्लॉयज को 2 जगह से ऑर्डर मिलते हैं तो उसको ड्यूल सबॉर्डिनेशन बोलते हैं। तो उस चीज को रोकना कि एक एम्प्लॉय को 2 जगह से क्या ना मिले ऑर्डर, वो ड्यूल सबॉर्डिनेशन होती है। उसको रोकना, वो ऐसी ना हो, इसको रोकना या इसको क्या करना, और ये मेन एम होता है उनका। और यह क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी दोबारा ना हो,
ओवरलैपिंग उसको रोकने के लिए। ये एम्प्लॉयज़ का वर्क एफिशिएंट हो जाए, कुशलता से हो, उस चीज़ के लिए, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ये मान के चलना। किसके लिए बेटे? इससे एम्प्लॉयज़ की ना कुशलता बढ़ेगी, उनको एक ही जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं तो बेटे वो उनकी कुशलता बढ़ती है। और ये एफिशिएंट इन होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी होती है उनमें क्या आती है, इनमें पूरे बिजनेस में कुशलता आती है एक्टिविटियों में, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के काम में क्या आती है? कुशलता। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स आगे हमारा 6th प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे बेटे एक बिजनेस में काम करने का हमारा खुद का भी इंटरेस्ट होता है, और कुछ हम जैसे मैंने बताया भी था खुद का भी इंटरेस्ट हो सकता है, मान लो मेरा यहाँ से एंटर करने का, और स्टूडेंट्स की तरफ से भी मैं सोच सकता हूँ। तो इंडिविजुअली इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, खुद के बारे में न सोचकर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। कोई भी मैनेजर अगर काम कर रहा है, अगर कोई डिसीजन लेना है, उसने दो कंडीशन हो सकती है कि मैनेजर को इंडिविजुअली वो डिसीजन लेने से तो हानि हो रही है खुद को इंडिविजुअली, ठीक है, और लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को उससे क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। यस, तो उसको डिसीजन ले लेना चाहिए इंडिविजुअली, खुद की ना लेकर किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? जनरल इंटरेस्ट को। नेक्स्ट क्या कि अगर खुद को उसको लाभ हो रहा है उसी डिसीजन से, कोई और मान लो यानी कोई डिसीजन लेना, खुद को तो उसको लाभ हो रहा है लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भारी हानि हो रही है बहुत ज़्यादा, तो नो। वही बात, किसका? खुद के बारे में ना सोचकर पूरे बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए एक मैनेजर को। इंडिविजुअली इंटरेस्ट की बजाय किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? जनरल इंटरेस्ट को। जनरल। आगे 7th है रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज। रेम्युनरेशन ध्यान रखना बेटे, रिटर्न फ्रॉम देयर वर्क। अगर एम्प्लॉय को काम करने के बदले में जो रिटर्न मिल रही है उसको क्या बोलते हैं? हम रेम्युनरेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल है कि माना महंगाई भी बढ़ रही है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह भी बढ़ा देनी चाहिए। तो एक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है। जब हमने पढ़ा था कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन मोटिव होता है कि वो सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी क्या करे? पूरा सामाजिक उत्तरदायित्व का पूरे होंगे बेटे वो जब अच्छी सैलरी वगैरह, रेम्युनरेशन वगैरह सारी चीजें किसको दे रहा है? एम्प्लॉयज को। तो इससे सामाजिक उत्तरदायित्व भी, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो जो उनको मोटिवेट, यानी कि उनको एक तरीके से मोटिवेट करना, चाहे वो मॉनेटरी करे, मौद्रिक तौर पे करे, चाहे नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में जैसे कि सैलरी वगैरह बढ़ा देना, नॉन मॉनेटरी में हो सकता है कि मान लीजिए उनका पद वगैरह बढ़ा देना, प्रमोशन वगैरह। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बेटे? अगर उनको ऐसे सैलरी वगैरह बढ़ेगी और रेम्युनरेशन में जो भी उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन मिलेगा, तो इससे ईमानदारी से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, और ज़्यादा कार्य क्षमता उनकी बढ़ती है, क्षमता से काम करते हैं प्लस होके। आगे होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन ऐसे होता है, मान के चलो अलग अलग कामों को इकट्ठा करके एक ही जगह से करना, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तब होता है बेटे जब काम का बोझ बढ़ जाता है, एक व्यक्ति पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं संभाल पाता। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे देश में जब भी कोई भी सरकार बनती है, हमारे देश में प्रधानमंत्री सारे डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकते, फाइनेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, अलग अलग हो गया बेटे। तो उन्होंने क्या किया? अलग अलग, क्या, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्री बना दिए। काम का बोझ बढ़ जाता है तो उन्होंने क्या कर दिया? डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और इसमें ये बोला गया, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन में ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि सारा कुछ एक ही व्यक्ति ही कर रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो सारा सब कुछ अपना खुद कुछ ना करे और सारा कुछ ही डिसेंट्रलाइजेशन कर दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ना फुली सेंट्रलाइजेशन हो ना फुली डिसेंट्रलाइजेशन हो, उसकी बजाय वो क्या करे? इफेक्टिव क्या करे बेटे? सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इफेक्टिव, ना तो फुली हो। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, ठीक है। इस प्रभावी में होता क्या है मैं बता दूं इफेक्टिव को, कि वो बड़े डिसीजन है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है
वो खुद अपने पास रखे, और जो डेली रूटीन के छोटे मोटे डिसीजन लेने हैं वो अपने सबॉर्डिनेट को दे दे। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट वो बड़े डिसीजन अपने पास रखे कौन, मैनेजर, जो ऑब्जेक्टिव वगैरह डेली वर्क के डिसीजन अपने सबॉर्डिनेट को दे दे, जैसे परचेज ऑफ मटेरियल का डिसीजन कोई लेना है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन छोटे बिजनेस के लिए बढ़िया होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि बेटे अगर छोटा सा बिजनेस है वहाँ पे भी डिसेंट्रलाइजेशन ठीक नहीं होता, ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है फिर। और डिसेंट्रलाइजेशन किसके लिए होता है, बड़े और लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए। ठीक है, थैंक यू। अब आगे इनके नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मैनेजमेंट का बेटे, स्केलर चैन। चैन एक ध्यान रखना, एक चैन ना बेटे एक सिस्टम हो जाता है, कौन बंधा हुआ होता है जो एक सीरीज में चलता है। वो सीरीज का मतलब होता है एक सीधी लाइन में, मीनिंग क्या है, एक फॉर्म जिसमें राइट्स जो भी अधिकार होते हैं वो सीधे चलते हैं सीधी रेखा में, मैनेजर से सबॉर्डिनेट के पास। अधिकारों की बात है यहाँ। अब आगे इसमें फ्यूल का भी एक ओपिनियन रहा है कि जो भी संदेश ऊपर से कम्युनिकेट जो भी ऊपर से मैसेज आ रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी के पास, ऐसे किसी को भी आप इग्नोर ना करें। इसका मेन ओपिनियन ये है कि आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि ए सीधा ही किसको दे दे, सी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें उन्होंने एक सीडी बनाई है लैडर, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे। ठीक है बेटे, इसमें एक ये समतल भी होता है, ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है, और ये इसको दे सकता है। इसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। क्यों किया गया है, ये इमरजेंसी के लिए दौरान किया गया है, ताकि कभी इमरजेंसी में संदेश जल्दी से जल्दी पहुंचाना पड़े, उसको दे, इनको देने के बाद इसको दे देगा, इसको दे देगा, क्यों, इनका वर्क सेम होता है। ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन जो भी ऊपर से मैसेज आना है उसमें पहुंचाए ऊपर से, उसमें देरी ना हो। नेक्स्ट क्या आ गया बेटे, ऑर्डर। ऑर्डर होता है बेटे एक सिस्टम जिसमें क्या होता है, सही व्यक्ति को सही कार्य पर, अगर कोई हमने व्यक्ति रखा है, कोई एम्प्लॉय रखा है, उसको सही काम मिले और सही जैसी उसकी जानकारी है, उसकी नॉलेज है, और सही वस्तु सही स्थान पर मिले। फ्यूल ने इसमें रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा है। एक क्या है, फिजिकल रिसोर्स, एक कौन से हैं, ह्यूमन रिसोर्स। जो फिजिकल रिसोर्स है उसके लिए मटेरियल ऑर्डर रखा, और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके लिए कौन सा ऑर्डर रखा। ध्यान रखना, दो जितने भी रिसोर्स है, एक फिजिकल में बांट दें, एक ह्यूमन में। फिजिकल रिसोर्सेज के लिए मटेरियल ऑर्डर रखा, और ह्यूमन के लिए कौन सा, सोशल। इसमें मटेरियल ऑर्डर में क्या आ जाते हैं, कोई भी औजार वगैरह, और इसमें कौन आ जाता है, सुपरवाइजर। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या आ जाती है बेटे, सही वस्तु यहाँ और सही व्यक्ति यहाँ। अगर किसी कर्मचारी की मशीन में कोई दिक्कत आ रही है, उसको औजार भी चाहिए, औजार चाहिए तो उसको पता होना चाहिए औजार किस स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, मटेरियल ऑर्डर में। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो सुपरवाइजर है जिसने कुछ पूछना है, आप क्या किसी चीज की जानकारी चाहिए तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि सुपरवाइजर कहाँ मिलेगा, किस। ठीक है, नेक्स्ट क्या गया, इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ होता है समानता, समता, यानी कि सबके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, समान। जस्टिस एंड काइंडनेस की बात की है, न्याय और उदारता की। किसी के साथ पक्षपात न करना, अच्छा काम है तो उसको प्रशंसा भी कीजिए, उसको अप्रिशिएट भी कीजिए। अगर कोई काम चोर है तो उसके साथ सख्ती से निपटिए। इसी के बेस पर टेलर ने एक बेटे डिफरेंशियल रेम्युनरेशन मेथड भी बनाया है। उनके इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या रखा गया है कि अगर कोई ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको, मान के मैंने 10 और 8 इसलिए लिखा है कि अगर कोई ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको ज़्यादा सैलरी दीजिए, और अगर कम कर रहा है तो उसको क्या कीजिए, कम। तो अब हम इसके नेक्स्ट सारे 3 प्रिंसिपल रहते हैं वो करेंगे। तो बेटे नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल रहते हैं हमारे, जिसमें पहला है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये होता है कि आप जो भी एम्प्लॉयज रख रहे हो ना, उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं कि आप उनको बार बार बदलते रहें, आए फिर निकाल दिया, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर निकाल दिया। इससे ना फर्म की रेपुटेशन डाउन जाती है कि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज आते हैं ना, यहाँ रहता नहीं। एम्प्लॉयज आते हुए फिर डरेगा कि यहाँ से आ तो गया ना किसी फर्म को छोड़ के, क्या आप कल को निकाल दिया हमें। स्थिरता होनी चाहिए, हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर नहीं होनी चाहिए, जो उनकी टर्नओवर है नहीं होनी चाहिए। इफेक्ट क्या पड़ता है इससे, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपको पता है बेटा ट्रेनिंग देनी पड़ती है बार बार, फिर नया एम्प्लॉय आए फिर उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर आया फिर देनी पड़ेगी, फिर आया फिर देनी पड़ेगी।
तो उसकी उससे लागत बढ़ जाती है। कर्मचारी न्यू जॉब सर्चिंग में लगे रहेंगे, जो भी आपके कर्मचारी उनको डर रहेगा कि कभी मेरे को कल ना निकाल दे, तो नई नई जॉब वो सर्च करते रहते हैं, इससे कंपनी की रेपुटेशन डाउन जाती है। नेक्स्ट क्या गया, इनिशिएटिव, पहल क्षमता। पहल क्षमता ये होती है कि किसी को भी मतलब कि आगे आने देना, कि कोई मैनेजर है, मीटिंग चली हुई है, वहाँ पे एम्प्लॉइज से बात कर रहे हैं हम, अगर कोई बात कहना चाहता है अपने आप, उनको बोलते हुए तू बैठ नीचे, तू क्या बताएगा, हम मैनेजर है, हम जानते हैं, तू छोटे लेवल पे है, तो तेरे को कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप उनसे कोई आप उनको इन्वॉल्व भी कर रहे हो किसी चीज में, दैट्स नॉट मीन कि सीधा सीधा उनकी कुछ लिमिट्स और डिसिप्लिन में रहते हुए और एक उस कर्मचारियों में निर्णय लेने की भावना को क्या करना, यानी कि उनके लिमिट्स भी डिसाइड कर दो और डिसिप्लिन भी डिसाइड कर दो, फिर बोल दो भाई हाँ भैया बोलिए आप। उनकी कुछ लिमिट भी होनी चाहिए। उनके आइडियाज या सजेशन को क्या करें, एक्सेप्ट, उनमें पहल क्षमता लेके आए भाई, आपके आइडियाज वगैरह उनके लेते रहें, एक्सेप्ट करें। एस्पिरेट, डी कॉर्प, यहाँ का एस्पिरेट का मतलब होता है बेटे भावना, और कॉर्प का मतलब यहाँ वही कॉर्पोरेशन है। तो सहयोग है, मैनेजर को ऑलवेज एम्प्लॉइज में टीम स्पिरिट का प्रयास करना चाहिए, कि एक टीम स्पिरिट की भावना से काम करना चाहिए, कि जहां अगर बाय चांस मीटिंग चली हुई है उसके साथ मैं वर्ड ना बेटे एक ईगो वाला वर्ड होता है, मैं की बजाय किस शब्द का यूज करे, हम। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे 12, 13, 14। ठीक है, थैंक यू।